जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट जल्दी से बताएं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियन अराइवल में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। सबसे पहले देखा था किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस हम लोगों ने फ्रांसीसी देख लिया, हम लोगों ने अन्य सारा देख लिया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिटिश में, और ब्रिटिश का विस्तार देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो कैसे कैसे विस्तार कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। और ब्रिटिश में आगमन हुआ, आई थिंक आगमन हुआ है, तो उसके हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, पंकज जी, अतुल जी, दीप जी, शुभम जी, रव जी, हाँ, सियाराम जी, देवेश जी, आकांक्षा जी, सभी को जय हिंद बेटा। श्वेता, सभी को जय हिंद। तो शुरू करते हैं क्लास को। यानी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्रिटिश पढ़ रहे थे, अंग्रेज। क्या पढ़ रहे थे? ब्रिटिश। चलो ब्रिटिश ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका शेष भाग देखते हैं हम लोग इस क्लास में। तो सबसे पहले आपने देखा था कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के बाद हम लोग देखते हैं क्या? सर टॉमस रो को। जब कैप्टन हॉकिंस तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, इंग्लिश खान की उपाधि, अन्य सारी उपाधियां मिली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना इंडिया कंपनी का पहला कारखाना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री कहां पर खोलता है? तो ध्यान रखिएगा, सूरत में। कहां पर? सूरत में। ठीक। अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट टेम्पोरी, प्रथम, अगर ये पूछ ले कि प्रथम अस्थायी कारखाना, अस्थायी का मतलब होगा टेम्पोरी, प्रथम अस्थायी कारखाना, तो फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री जो मानी जाती है वो कहां मानी जाएगी? तो वो मानी जाती है कहां पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। कहां मानी जाती है? मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री। अरे अंग्रेज था इसीलिए इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया गया, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाँ, पहला कारखाना इनका कहां पर? सूरत में। दूसरा कारखाना हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, लेकिन ये अस्थायी था, फिक्स नहीं था। ये फैक्ट्री खुलती है कब? 1611 में, और ये होता है कब? 1613 में। ठीक। और ये क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना, और पहला का मतलब हो गया कौन सा? स्थायी, यानी क्या हो जाएगा? तो परमानेंट। परमानेंट फैक्ट्री जो अंग्रेजों की बनती है, ठीक, वो आपकी यहीं पर हो जाती है। ठीक, फिर से देख लीजिए। तो प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में, और प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना जो होता था वो कहां पर? तो सूरत में। आपसे पूछता अगर अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री कहां पर बनाया था, तो ध्यान रखिएगा आपको सूरत में मार्क करना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है, यहां पर दिख रहा होगा, ये वह सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। ये कब आया? तो केम टू इंडिया, भारत आता है कब? तो 1615 में। ठीक। और कौन था ये? तो सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रतिनिधि आपका माना जाता है कौन? सर टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रतिनिधि, दूसरा, ये किसका? ये भी राजदूत था, तो एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम का राजदूत भी था। यानी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वितीय प्रतिनिधि और क्या हो जाएगा? जेम्स प्रथम का राजदूत। अब बताया जेम्स प्रथम कौन था? कल बताया था। जेम्स प्रथम कौन थे? कल बताया था। आप लोग बताइए, जेम्स प्रथम कौन था? जेम्स प्रथम कौन था और किसके दरबार में आता है? तो मुगल किंग कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा। इस समय अगर बात करेंगे मुगल किंग, हु वाज मुगल किंग? मतलब मुगल शासक आपसे पूछे कौन हो जाएगा? तो ही वाज जहांगीर। कौन था वो? जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। ठीक। तो कैप्टन सर टॉमस रो की मुलाकात, टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मीट किया था। कहां पर मिला था? टॉमस रो से अजमेर में मुलाकात इसकी होती है। ठीक, कहां पर मिलेगा? हाँ, प्रिंस ऑफ ब्रिटिश, प्रिंस नहीं बेटा, किंग, किंग ऑफ ब्रिटिश होना चाहिए ना। हाँ, जेम्स फर्स्ट कौन थे? किंग ऑफ ब्रिटेन। बहुत बढ़िया आंसर पंकज जी का। अमिताभ, बहुत बढ़िया बच्चे का। कोमल शुक्ला, संदीप, सभी का, अंकित, शुभम, बहुत बढ़िया, अतुल तिवारी, वेरी गुड बच्चे, बढ़िया आंसर सभी का। तो जेम्स प्रथम का रहा, सर टॉमस रो हो जाता है। और बात कर लेते हैं भाई। तो ये आता कब? आता 1615 में। और इसने जो फरमान, बहुत प्रयास किया था कि मुगलों की फैक्ट्री बनने का परमिशन मिल जाए, परमिशन मिल जाए। तो जब परमिशन मिल गया तो भारत में मुगलों की अनेक जगह फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई। दुनिया भर के फैक्ट्री बनाते हैं, शुरू कर देते हैं ये लोग। भारत के अनेक क्षेत्रों में फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसी दौरान एक घटना घटती है जिसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। कौन सी घटना घटती है? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना घटती है। कौन सी घटना घटेगी? काल कोठरी की घटना, यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये कब घटेगी? तो 20 जून काल कोठरी की घटना घटती है। बड़ी पावरफुल घटना मानी जाती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक, 20 जून 1756 को ये घटना घटती है। इसमें होता क्या है ब्लैक होल ट्रेजेडी? इसका डिटेल कौन देता है काल कोठरी की घटना का? इस घटना का वर्णन कौन करता है? ध्यान समझिएगा, इस घटना का वर्णन कौन करता है? तो एक पर्सन थे जिनका नाम था जे.जेड हॉलवेल। कौन थे? जे.जेड हॉलवेल इस घटना की चर्चा करते हैं। काल कोठरी की घटना की चर्चा कौन करते हैं? ध्यान रखिएगा, जे.जेड हॉलवेल का डिटेल देते हैं कौन? जे.जेड हॉलवेल। जे.जेड हॉलवेल इसका पूरा परिचय देते हैं कि भाई कैसे कैसे जे.जेड हॉलवेल इस पूरे घटना का चर्चा करते। देखो 1756 में होगा और ये घटना कहां पर होगी? तो बंगाल में। क्या ये घटना होगी? अभी बता रहे हैं जस्ट आपको। कहां पर होगी? बंगाल में। नवाब ऑफ बंगाल कौन होगा? बंगाल का नवाब कौन होगा? बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला।
बंगाल का नवाब कौन होगा? सिराजुद्दौला। पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर दी जाती है। हाँ, 146 लोगों को बंदी बना दिया गया था और 23 लोग बचे हुए थे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी में मेन रीजन माना जाता है। बहुत बढ़िया। कहा जाता है एक 18 फीट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा रूम था, 18 फुट लंबा, 10 फुट 14 इंच चौड़ा, एक छोटा सा रूम ऐसे मान लीजिए। एक रूम था, एक छोटा सा रूम ले लीजिए। इसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग, कितना हो जाए, 18 फीट लंबा, 10 फुट चौड़ा। 18 फुट लंबा, 18 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, ऐसे कर लीजिए। कितना, सॉरी, 14 फुट 10 इंच चौड़ा। 18 फुट लंबा हो जाता है, 14 फुट 10 इंच चौड़ा हो जाता है, एक छोटा सा कमरा हो जाता है। 14 फुट 10 इंच चौड़ा, 10 इंच चौड़ा। तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना कितना चौड़ा था, कितना क्या था, फिलहाल तो इसे समझाने के लिए। कुल 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, 146 ब्रिटिश क्या बना दिया गया, प्रिजनर। ठीक, 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। 146 जो पर्सन थे, 146 ब्रिटिश को प्रिजनर बना दिया गया, प्रिजनर यानी कैद कर दिया गया। और जब नेक्स्ट डे ओपन किया गया, नेक्स्ट डे ओपन किया गया तो नेक्स्ट डे ओपन किया गया तो 123 की क्या हो गई, डेथ हो गई। और ओनली कितने परसेंट, 23% क्या होते हैं, जिंदा बचे, जिंदा बचे। कितने लोग जिंदा बचे, 23 लोग जिंदा बचे। मतलब ऐसे कह लीजिए, हाँ 18 गुणे 10 कह, 18 गुणे 14 कह लीजिए, 10 नहीं बेटा, 18 गुणे 14, ठीक। 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक छोटे से कमरे में इन्हें कर दिया गया बंद। एक छोटे से कमरे में इन्हें बंद कर दिया। अब ना याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्हें बंद कर दिया गया। अगले दिन जब देखा गया तो 23 लोग जिंदा बचे। कितने, 23 लोग जिंदा बचे। और मतलब इतने लोगों को कैद कर दिया गया, 23 लोग जिंदा बचे, जिंदा बचे। और इस घटना की पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन, अगले दिन ही ओपन कर दिया गया। एक दिन मतलब 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। अगले दिन, हाँ एक दिन, एक बार करें, नेक्स्ट डे कर दीजिए, नेक्स्ट डे ओपन, नेक्स्ट डे ओपन किया गया इस डोर को। देखा गया 123 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 लोग क्या हो गए, जिंदा बचे। अब इस घटना की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई, सिराजुद्दौला को। कहा गया सिराजुद्दौला, मतलब इस घटना के लिए सिराजुद्दौला को जिम्मेदार माना गया। इस घटना के लिए सिराजुद्दौला को जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई सिराजुद्दौला अंग्रेजों से इतना जलता है, हाँ इतना जलता है कि इतने लोगों को बंद कर दिया। क्योंकि सिराजुद्दौला बार बार कहता है, सिराजुद्दौला बार बार कहता है कि भाई देखो समझौता, ठीक, सिराजुद्दौला बार बार समझाता है कि भाई देखो ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो। बार बार समझौते का उल्लंघन करते हैं अंग्रेज, उल्लंघन करते और इतने लोगों को बंद कर देगा, जो कि गलत मालूम पड़ता है। ये कहीं से सही नहीं था, ये रिपोर्ट कहीं से सही नहीं था।
मतलब ही नहीं बनता, 146 लोगों को इतने छोटे कमरे में बंद ही नहीं होगा। घुटन से मतलब राहुल बंद ही नहीं होंगे बेटा, इतने लोग बंद को ही कर किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 कोमल, इतने लोगों को बंद किया ही नहीं जा सकता। एक छोटा सा कमरा ले लो यार, घर में पूछना पापा चाचा ताऊ जो भी होंगे कि 18 फुट लंबा 10 फुट 14 फुट चौड़ा एक कमरे की लंबाई कितनी होगी 146 लोगों को। ठीक, हाँ क्यों बंद किया? क्योंकि नियम का उल्लंघन ये लोग कर रहे थे, और ये कहा गया सिराजुद्दौला की इच्छा थी, जबरदस्ती, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि बंद करने के पीछे कई सारे जिम्मेदार, कि अंग्रेजों को जो सिराजुद्दौला कहता वो करते नहीं थे, और जब नहीं करते थे तो सिराजुद्दौला जबरदस्ती उन्हें उठा करके एक कमरे में बंद करा दिया, और अगले दिन खोला तो 23 लोग जिंदा बचे। मतलब ये, जबकि सिराजुद्दौला ऐसा कोई काम नहीं किया था, केवल उसे बदनाम करने वाली बात थी। ठीक है, केवल बदनाम करने वाली थी। तो इसी को कभी कभी आपसे पूछता है कि ब्लैक होल की घटना कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखना बंगाल में, बस इतना याद रखो। कहां पर? बंगाल में। किसने इसका डिटेल दिया था? जे.जेड हॉलवेल ने दिया था। और बंगाल का नवाब उस समय कौन था? तो सिराजुद्दौला था। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट बता दें सभी बच्चे, जल्दी से बता दें फटाफट, जल्दी से, बस इतना बताएं फटाफट, जल्दी से कमेंट करके पहले सारे बच्चे बताएं। जल्दी से बताएं फटाफट, जल्दी से पहले इतना कमेंट करके बताएं। चलिए क्लियर सर, 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 यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो ट्रीटी ऑफ, अब एक छोटा सा संधि देख लेते हैं जिसे कहते हैं हम लोग अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, एक संधि देखते हैं हम लोग, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को। कई कई किताबों में 7 फरवरी भी मिलता है। सिराजुद्दौला ने कोई काम नहीं किया था, बस उसको बदनाम करने वाली बात थी। जे.जेड हॉलवेल उन्हें बदनाम करना था, जे.जेड हॉलवेल बदनाम करना चाह रहा था और कुछ नहीं। ठीक है बेटा आफ्ताब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वो बदनाम करना चाहता था। ठीक है बेटा, कहानी का मतलब किसी को बदनाम करना, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसे बदनाम करना। ठीक, उसे बदनाम करना। ठीक, तो उसे बदनाम करने वाली बात। चलो ध्यान से समझना, अलीनगर की संधि। अब अंग्रेजों को बहुत सारे व्यापारिक अधिकार मिलते हैं, किसके किसके बीच होता है तो ध्यान रखिएगा बेटा। एग्रीमेंट एग्रीमेंट बिटवीन, चलिए आप सभी बच्चे 5 पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए 5 वस्तुओं के नाम लिखे। कौन कौन सा पुर्तगाली लोग लाते हैं? 5 वस्तुओं के नाम लिखे, ध्यान रखिएगा। ठीक, 5 वस्तु कौन कौन सा पुर्तगाली लोग लाते हैं, फटाफट बताइए। एग्रीमेंट बिटवीन सिराजुद्दौला, कल ही पढ़ाया हमने। एग्रीमेंट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव कौन होगा भाई? तो ईस्ट इंडिया मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
कौन हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, या नहीं रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क कर देना। रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क कर देना, उसके बिहाफ पे साइन करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच समझौता। अब इस समझौते के तहत क्या था? तो इस समझौते के बीच क्या था? तो समझौते की बात थी, जो अंग्रेजों से कलकत्ता छीन लिया गया था उन्हें दोबारा कलकत्ता वापस कर देगा। बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर, बहुत बढ़िया आसीन। टोमेटो, पोटैटो, रेड चिली, काजू, बादाम, टोबैको, बहुत बढ़िया। आकांक्षा, वेरी गुड। अंकित, खीरा ला रहे हो? अरे बेटा पढ़ लो अंकित, ऐसे एग्जाम में मार करोगे, खीरा लिख के आओगे यहाँ। अंकित कुशवाहा, अंकित देखो आप ही के नाम के अंकित साहू जी, कितना सारा लिख दिए हैं, 5 बोल रहे हैं, 6 लिख दिए हैं, तो थोड़ा सीखो, ठीक है कुशवाहा महोदय जी। बहुत बढ़िया। गुड़िया, विकास, वेरी गुड बच्चे। देखो सत्यम ने कितना सारा लिख दिया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र, मुकेश, गोविंद, विनय जी 2 लिख पा रहे हैं। टमाटर, काजू, डेली आलू नहीं खाते हो बेटा? आलू खाते हो, टमाटर खाते हो, पपीता खाते हो, बस लिख दो यार, क्या दिक्कत है। विनय रुक रुक के लिख रहा है, 2 लिखा है फिर 1 लिखा है। देखो भोला चौहान सुरती खाते हैं, लग रहा सुरती लिख रहे हैं। इनको अलग ही दुनिया के प्राणी हैं। इतनी मेहनत करके फिर बाद में कहोगे सर क्या, तो दूसरी दुनिया में सुरती लिखवाया है। तंबाकू लिखवाया कि सुरती लिखवाया? सुरती अलग होता है, तंबाकू अलग होता है, ठीक। आलू, टोबैको, पपीता, लाल मिर्च, सारा कुछ, बहुत बढ़िया। फोर्ट विलियम, बिग आंसर। चलिए सभी का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनम, देवेश, वेरी गुड बच्चे। नालिन, बहुत बढ़िया। श्वेता, राव, वासुदेव, वेरी गुड। राणा वासुदेव जी, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। चलिए अब आते हैं बेटा, देखो समझौते में सभी के बेहतरीन आंसर है, कुछ बच्चों को छोड़कर जो दूसरी दुनिया के प्राणी हैं। तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, घर वाले बड़ी उम्मीद रखते हैं, थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से जान लो, घर वाले बड़ा उम्मीद रखते हैं कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, तो थोड़ा नाम करो यार। अपना नाम अपने घर वालों से जुड़ता है, आपका नाम आपके घर वालों से जुड़ता है, क्योंकि वो बड़े उम्मीद लगा के रखे बेटा हमारा सेना में जाएगा, आर्मी में वर्दी पहनेगा। और बेटा को पढ़ाया हुआ चीज मन से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। इतना उम्मीद रखते हैं घर वाले कि बेटा हमारा नाम करेगा, ठीक। और बेटा कितना नाम करेगा वो खुद देख लो आप लोग। जब पढ़ाते हैं तो ध्यान कहीं और होता है। अगर आप पंचवर्षीय योजना लेकर के आए हैं तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो मामला खराब ही हो जाएगा, ठीक। चलिए आते समझौते के तहत। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, समझौते के तहत क्या क्या बातें होती हैं? कलकत्ता में व्यापारिक अधिकार मिल गए इन्हें, जो व्यापार चाहिए था, ठीक, वो कलकत्ता पुनः मिल गया अंग्रेजों को। कलकत्ता में व्यापार का अधिकार पुनः मिला, फिर से उन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गया कि फिर से वो लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, फिर से उन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गया। सिक्का जो इन्हें जारी करने का अधिकार खत्म हो गया था वो भी मिल गया, सिक्का जारी करने का अधिकार मिला, मतलब कॉइन वो इश्यू करने का अधिकार मिला, ठीक। 2 चीजें तो आपकी हो गई, इसे आप याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जानना अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बाकी ये सब नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, ठीक। ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं। किला का, ये 2 चीजें आप याद कर लो, 2 ही बहुत है, ठीक। ये मिल जाता है कौन सी संधि के तहत, कलकत्ता की संधि के तहत। अब कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, तो एक व्यक्ति था जॉब चॉर्नॉक। चलो यहीं पे लिख देते हैं एक पॉइंट बना के नोट करके। कलकत्ता की स्थापना
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलकाटा, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? बाय जॉर्ज चार्नक। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज चार्नक के द्वारा किया गया था। ठीक, कहां पर? तो 3 प्लेस, पहले इनिशियल 3 प्लेस थे। कंबाइन ऑफ 3 विलेज, 3 गांवों को जोड़ करके। कौन कौन से विलेज थे? तो कालीकाता, कालीकाता, सूतानाटी एंड क्या? गोविंदपुरी। 3 गांवों को मिला करके। कालीकाटा नहीं मिलेगा, वर्तमान में काली घाट इसी को कहते हैं, काली घाट के रूप में प्रसिद्ध है। सूतानाटी और क्या? गोविंदपुरी, गोविंदपुरी। इन तीनों को मिला करके जॉर्ज चार्नक ने क्या बनाया था? कलकत्ता की स्थापना किया था। ठीक, कलकत्ता की स्थापना। बाद में फोर्ट विलियम, बाद में यही फोर्ट विलियम बन जाता है। ठीक, समझौता इसलिए होगा क्योंकि व्यापारिक कंपनियां थी और व्यापार करने कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कलकत्ता में है बेटा, तो सभी कोई समझौता करना चाहेगा कि भाई व्यापार हो। जैसे मान लीजिए भारत जापान के बीच क्यों समझौता होता है कि कोई देश की कंपनी अगर भारत में आएगी तो कर देगी, सब कुछ देगा, तो व्यापार तो इसलिए करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए समझौता होना बेहद जरूरी। तो दूसरे देश के कहीं के भी कोई लोग आते हैं तो उनसे हम लोग समझौता करते कि भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप व्यापार करिए अच्छे से। हाँ, नहीं 5 का मतलब यानी 3 गांव को मिला करके बेटा, कैलकाटा। अच्छा 5 आपने लिखा ना, 5 बोला था इसलिए 5 लिखा, नहीं तो सारा लिख देते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा सारा लिखा। तो ये हो जाता है कौन सा? कलकत्ता की स्थापना। अब इन्हें व्यापारिक अधिकार तो अंग्रेजों को मिल गए, कौन से? अलीनगर की संधि के तहत। जब व्यापारिक अधिकार मिल गए हैं तो इसका मिसयूज करने लगते हैं। जो व्यापारिक का अधिकार था उसको क्या करते थे? वो कई कंपनियों को बेचने लगते हैं, और जब बेचने लगते हैं तो परिणाम स्वरूप एक संधि होती, एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। कैसे होगा अब इसकी पूरी भूमिका बनाते हैं आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तब तक आप लोग बताएं बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? प्लासी का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। कहां पर हुआ? तो बंगाल में। प्लासी कहाँ है? बंगाल में। किसके किसके बीच? बिटवीन किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। से विक्ट्री क्या हुई? यानी विजेता कौन हुआ भाई? विजेता होगा रॉबर्ट क्लाइव। विजेता कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, बहुत बढ़िया। हाँ, अब भोला आया सही ट्रैक पे। महाराणा प्रताप, मान सिंह, रिया, बहुत बढ़िया बेटा। आसीन, सूरज जी का, प्रतिभा जी का, सुमित जी का, जया जी का, सुजल जी का, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर बहुत बढ़िया। 18 जून, अतुल तिवारी, वेरी गुड बच्चे।
सभी के आंसर बहुत बढ़िया। ऋषिता, सोनम, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। आफ्ताब, अंकित, वेरी गुड। सुधीर, बेहतरीन आंसर आप लोगों का। दिल खुश हो जाता जब इतना बढ़िया आंसर देते हो, फिर लगता है कितना पढ़ा दो इन बच्चों को। तो प्लासी का युद्ध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल था। चलो अब इसको समझते हैं पूरा डिटेल में हम लोग, ठीक है। इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। ये युद्ध कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें नहीं हुई। तो देखो, भारत में अंग्रेज कब आते हैं, भारत में अंग्रेज कौन आते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। सपोर्टर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, सपोर्टर या हेल्पर ही कर देते या सपोर्टर ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोर्टर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के जो सपोर्टर होते हैं, मददगार होते हैं, जैसे जगत सेठ, अमित चंद, ये सब सपोर्टर थे। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के मददगार या सहायक कह लीजिए, या इसे सपोर्टर की जगह हेल्पर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कौन हो जाएंगे भाई, ये डायरेक्ट रूप से नहीं, इसमें से कई सारे लोग कैसे इनडायरेक्ट रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इंटरनल रूप से मदद कर रहे थे। कौन मदद कर रहे थे, मीर जाफर, अमीचंद, जगत सेठ, कौन हो जाएगा, जगत सेठ, घसीटी बेगम, राय दुर्लभ, कौन हो जाएंगे, राय दुर्लभ, और कौन हो जाएगा, शौकत जंग, एटसेट्रा कर दो। ये सारे के सारे मेन जो थे ये अंग्रेजों के सहायक थे। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात कर लें मीर जाफर कौन था, तो हु वाज मीर जाफर, मीर जाफर वाज कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर था, सेनापति था, ऐसे कह लीजिए। ठीक, चलो अब इसकी पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। टेंशन ना लो, पूरा क्लास से समझाएंगे बेटा, टेंशन कहा ले रहा हूं। देखो, अंग्रेजों को एक व्यापारिक अधिकार मिला हुआ था, हाँ, फिर से ट्रेड करने का राइट मिल गया था। हाँ, ट्रेडिंग के लिए उनके सारे अधिकार जो है नवाब सिराजुद्दौला खत्म कर देता है। कहता है कि तुम लोग क्या करते थे, ये लोग हुगली को खूब लूटते थे, अन्य सारे जगह लूटते थे, तो शाहजहां ने बंदी कराया था, तमाम सारा उन्हें भगा दिया था, फिर उन्हें माफ कर देता है। फिर औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये लोग अंग्रेज आ जाते हैं। बंगाल का मुर्शीद कुली खां आजाद हो जाता है, अपना नवाब बन जाता है मुर्शीद कुली खां, और बंगाल में तांडव करते थे। तो सिराजुद्दौला के लोग इसे भगा देते हैं। जब भगा देते हैं, सारा अधिकार इसका खत्म कर देते हैं। जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के दौरान देखा कि जब बंगाल से अंग्रेजों को भगाया जाने लगा, तो उसी में से कहा जाता है कि जो है जे.जे. हॉलवेल कहता है कि सिराजुद्दौला इतना खराब था, उसका जो कथन था जे.जे. हॉलवेल का, कि एक 18 फुट लंबा 14 फुट एक चौड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, मतलब उसे बदनाम करने के। इतना खराब था कि जब अंग्रेजों को निकालना तो ठीक है, फिर उन्हें निकाल देता, फिर अंग्रेज मतलब निकाल देता, और 23 लोग अगले दिन जिंदा बचते हैं। फिर अंग्रेजों ने माफी मांग ली सिराजुद्दौला से। फिर एक 56 में घटना होती है,
1756 में घटना होती है, 20 जून 1756 में घटना होती है, 20 जून 1756 में। 9 फरवरी तक आते आते अंग्रेज फिर से जो है यहाँ आकर के माफी वाफी मांगते हैं। सिराजुद्दौला कहता कोई इशू नहीं। फिर अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि के तहत उन्हें कहा गया ठीक है, तुम किले बंदी नहीं करोगे, किला वगैरह नहीं बनाओगे, और सारा व्यापारिक अधिकार देता, कोई नया व्यापार कर लो, सिक्का भी जारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब व्यापारिक अधिकार जो मिला उसका मिसयूज करने लगे, और जब मिसयूज करने लगे इंटरनल रूप से भारत में खूब घुसखोरी चलने लगा। फिर उसी दौरान सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति जो था इसका नाम क्या था, रॉबर्ट मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ पैसा देकर के इंटरनल रूप से मिला लिया कि भाई तुम ये नवाब बनना चाहता था। मीर जाफर चाहता था नवाब बनना। ये बात पता चल गई किसको, रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। ठीक। तो मीर जाफर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें नवाब, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव कहता मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, तुम अपने जो सेना, जो मतलब आपका नवाब है सिराजुद्दौला, इसे आप धोखा दोगे, इसे धोखा दोगे। मीर जाफर ने कहा ठीक है भाई। अब प्लासी के मैदान में जो बंगाल में है, आमने सामने दोनों सेनाएं हो गई। जैसे मान लीजिए इधर हो गए रॉबर्ट क्लाइव की सेना, इधर एक छोटी सी सेना के साथ खड़ा हो गया सिराजुद्दौला, और इधर खूब बड़ी सेना के साथ खड़ा था कौन, मीर जाफर। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई एक काम करना तुम, मैं इधर से अटैक करके इसका माइंड डाइवर्ट करूंगा रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, देखो ध्यान से, इधर होगा रॉबर्ट क्लाइव, छोटी सी सेना सिराजुद्दौला, खूब बड़ी सेना मीर जाफर के पास। वो कहता है कि जब मैं इधर से अटैक करके इसका रॉबर्ट क्लाइव का माइंड डाइवर्ट करूंगा, और तुम क्या करना, अपने सेनापति को कहता है कि तुम खूब बड़ी सेना लेकर के इधर से अटैक कर देना, और देखते ही देखते रॉबर्ट क्लाइव का काम तमाम खत्म। सिराजुद्दौला ने तो अटैक कर दिया, लेकिन मीर जाफर जो खूब बड़ी सेना के साथ उसे दूसरे दिशा से आक्रमण करना था, सेकंड डायरेक्शन से अटैक करना था, दूसरे डायरेक्शन से जब इसे अटैक करना था तो इसने अटैक का ऑर्डर ही नहीं दिया। इसने कहा अटैक नहीं करना, चुपचाप पूरी सेना लेकर के खड़ा रहा। और उधर नवाब सोचता, सिराजुद्दौला सोचता कि अब मीर जाफर की सेना भेज रहा, मीर जाफर सेना भेज रहा, और सेना इतनी दूर थी कि सिराजुद्दौला जाकर भी सेना को आक्रमण का आदेश नहीं दे पाता। देखते देखते सिराजुद्दौला हार गया, और सिराजुद्दौला के साथ 2 कमांडर थे, एक का नाम था मीर मादान और दूसरे नाम था मोहनलाल। दोनों लोग युद्ध में मारे गए। विजेता फाइनली हो गया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन विजेता हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। मतलब ऐसे कह लो कि मीर जाफर की सेना पूरी खड़ी रही, और जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गया तो मीर जाफर जाता, उसे हाथ मिलाकर धन्यवाद देता, कांग्रेचुलेशन करता है। और शर्त के तहत अगला नवाब कौन बन गया, तो शर्त के तहत अगला नवाब बन गया कौन, मीर जाफर। मतलब इसे इसीलिए आपके एग्जाम में रहता है कि मतलब धोखा था ये युद्ध, कहोगे आप ये युद्ध था या धोखा था, बस सिंपल सा आप ही लो, खुद अनुमान लगा लो। इतनी कहानी सुना दिया, अब आप बेटा खुद ही बताओ क्या ये युद्ध था कि धोखा था। इसे क्या युद्ध मानोगे आप, बस इतना बताओ। ये युद्ध नहीं बल्कि एक धोखा था, जिसमें अपने नवाब को बेच दिया गया, सिराजुद्दौला को बेच देता कौन, मीर जाफर। अगला नवाब बन गया कौन, सिराजुद्दौला, अरे मीर जाफर। और मीर जाफर नवाब बनते ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह का फ्री व्यापार का अनुमति दे दिया। फ्री व्यापार का अनुमति दे, धोखा था सर, धोखा था सर, धोखा सर, बेटरे था सर, बेटरे था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, धोखा था, एक तरीके से धोखा था, चीटिंग था सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बता सकते, धोखा था। कहीं से भी आप इसे बैटल का दर्जा नहीं दे पाओगे, कहीं से भी आप इसे बैटल का दर्जा भी नहीं। वेरी गुड बच्चे, अंकित, धोखा था, आदर्श, ठीक, हाँ, कुमार सौरभ, एक धोखा था। अब जब अगला नवाब बन गया कौन, मीर जाफर। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगना की जागीर दे दी, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के फ्री व्यापार का अनुमति दे दिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मीर जाफर, यहीं पे लिख दीजिएगा मीर जाफर।
इसने मिर्जाफर ने इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। धोखा दिया। ठीक है। और ये अमीचंद है, जगत सेठ है, घसीटी बेगम है, राय दुर्लभ है, शौकत जंग है, सारे के सारे अंग्रेजों की मदद कर रहे थे खूब बड़े पैमाने। हाँ, देशद्रोही कह सकते हो, उनके लिए उस समय के लिए गद्दारों की लिस्ट में थे। अब अगला व्यक्ति एक और करता, मीर जाफर अंग्रेजों को धोखा दिया। ठीक है, चलिए अब एक और व्यक्ति खड़ा था जो कहता था मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरा करूंगा। और वो व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति था मीर कासिम। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट नवाब और मीर जाफर का क्या हुआ, एक पॉइंट और बता दें कि भाई इसका क्या हुआ, सिराजुद्दौला का क्या हुआ। तो एक पॉइंट बना दे रहे हैं, सिराजुद्दौला वाज किल्ड बाई सिराजुद्दौला वाज किल्ड, मतलब सिराजुद्दौला की हत्या। तो मीर जाफर के बेटा एक था, मीर जाफर का जो बेटा था उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक, मीर जाफर की हत्या किसने कर दी? अच्छा, यहां पर पहले एक पॉइंट और लिख दे, सिराजुद्दौला वाज किल्ड बाई सिराजुद्दौला वाज किल्ड बाई मीर मादान, उसे कहते हैं मीर मादान। हाँ, मीरन के द्वारा कर दिया गया, किल्ड बाई मीरन। तो इसके पहले थोड़ा सा पॉइंट और लिख ले, चलो कोई इशू नहीं। सिराजुद्दौला की हत्या मीरन ने कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा पॉइंट और लिखना है, नेक्स्ट नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। हाँ, अगला मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसने कर्नल क्लाइव का गधा कहते हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं, कर्नल क्लाइव का गधा। इसने अपने पोस्ट से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, मतलब पद त्याग दिया। तो पद त्यागने के बाद अगला नवाब जो बन गया, नेक्स्ट नवाब कौन बन गया? मीर कासिम। बस यहां पर 2-3 पॉइंट और लिखना है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव वाज फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक शब्द और बड़ा फेमस है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक और बड़ा फेमस शब्द है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक।
किसने कहा? तो विलियम पिट्स के अनुसार, विलियम पिट्स ने कहा। विलियम पिट्स ने कहा स्वर्ग से उत्पन्न सेनानाय किसे कहते हैं? हाँ, दामाद था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मीर जाफर का बेटा था, मीर जाफर का बेटा था, वही मार देता है। तो स्वर्ग से हैमन बोन जनरल कहते हैं इसी को। एक ही है, रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल क्लाइव, सभी एक ही है, एक ही है, एक ही है। हाँ, अभी बता रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, टेंशन लो लिख दे रहे हैं। मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद 24 परगना की जागीर किसको दिया? 24 परगना नवाब बनने के बाद, मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद 24 परगना की जागीर रॉबर्ट क्लाइव को दिया। ठीक, अब इसके बाद पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है। क्या? मीर कासिम अगला जब नवाब बन गया, ठीक, अगला नवाब बन गया, तो फिर एक और बैटल आ गया, और उस बैटल को कहा गया, कौन सा बैटल? बैटल ऑफ बक्सर, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा निर्णायक बैटल माना जाता है। बैटल ऑफ बक्सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। बक्सर कहां, आप लोग बताएं फटाफट। बक्सर का युद्ध मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड प्लस शुजाउद्दौला। मीर कासिम शाह आलम सेकंड शुजाउद्दौला। मीर कासिम कौन था भाई? नवाब ऑफ बंगाल। शाह आलम कौन था? मुगल किंग, मुगल शासक। शुजाउद्दौला कौन था? नवाब ऑफ अवध। अवध का नवाब वर्सेस हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। विक्ट्री हो जाएगी किसकी? हेक्टर मुनरो की। ये रियल में बैटल था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिहार 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 बिहार, वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ठीक, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर में आता, बहुत बढ़िया। बक्सर कहाँ है? तो बिहार में है। इस युद्ध ने फाइनल डिसीजन दे दिया। जो वहां पर था उस युद्ध में तो थोड़ा सा निर्णय होना ही था। इस युद्ध में प्रॉपर कह लीजिए, प्रॉपर इस युद्ध में प्रॉपर बैटल होता है, और इस युद्ध ने तय कर दिया कि कौन भारत में रूल करेगा, कौन भारत में रूल नहीं करेगा। ठीक, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों लोगों को हरा दिया। किसको? मीर कासिम को, शाह आलम को, शुजाउद्दौला को। भाई देखो कौन कौन हार गया। ये रियल में बैटल था, यहां पर धोखा वोखा वाली कोई युद्ध नहीं थी। हेक्टर मुनरो प्रॉपर युद्ध करता है,
और ये कोई धोखा वोखा नहीं माना जाता, ये वास्तव में ही माना जाता है प्रॉपर युद्ध। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। शाह आलम कौन था? मुगल साम्राज्य का मतलब मुगल बादशाह। और शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। तीनों को मिल करके अकेले हराता है। ठीक। हाँ, अंग्रेजों के ब्रिटिश एक ही थी, बाकी छोटे मोटे रजवाड़े की बात नहीं करते, छोटा मोटा बहुत थे, वो सबको चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, पूछा। मेन अकेले था, तीनों लोगों को अकेले हराते हैं, इससे कह लीजिए पूरी सेना को। और ये वास्तव में युद्ध था, ये रियल में बैटल था। इस युद्ध में वास्तव में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंड होता है। इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। इसके बाद अंग्रेज प्रॉपर भारत में स्थापना कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती। कौन सी ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस युद्ध के बाद एक संधि होता है, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो फेज में होगी। एक होगा फेज 1, दूसरा होगा फेज 2। दो चरण में होगी। ठीक। एक होगा 12 अगस्त को, दूसरा होगा 16 अगस्त को, 4 दिन बाद। एक होगा 12 अगस्त को, दूसरा हो जाएगा कब? 16 अगस्त को। दो संधि होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाएगा क्या? 16 अगस्त 1765 को। दो चरण की संधि होगी। अब कौन कौन सी संधि होगी, क्या क्या बातें होंगी, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, तो इसी को उठा लेते हैं। फेज 1। फेज 1 में किससे किससे संधि होगी, ध्यान रखिएगा, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेज 1 में संधि कैसे होगी? तो फेज 1 में जो संधि होगी शाह आलम सेकंड से होगी, जो मुगल शासक होंगे, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होगी। शाह आलम सेकंड कौन था? तो ध्यान रखिएगा, मुगल किंग, बता चुका हूं, मुगल रूलर। और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। किसको? बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसे मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक। मुगल बादशाह को क्या मिलता है? तो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन और इलाहाबाद तथा कड़ा का जिला, यह मिल जाता है किसको? मुगल बादशाह को। फिर से देख लीजिए, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार मतलब रेवेन्यू का राइट मिल जाता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल बादशाह को क्या मिलता है? 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन और इलाहाबाद तथा कड़ा का जिला मिल जाता है कि आप यहां पर काम कीजिए। ठीक। पहला संधि ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच? शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होगा। दूसरी संधि की बात करें, फेज 2, तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? शुजाउद्दौला के बीच में होता है। शुजाउद्दौला कौन था? नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध यानी कहां का? तो अवध का नवाब था। इसमें तय हुआ कि अवध एक बफर राज्य बनेगा। बफर राज्य बनने का अंग्रेजों के लिए स्वीकार किया। अवध एक बफर राज्य बनेगा, मतलब जो उन्हें कहा जाएगा वही करेंगे। पहले अटैक होगा, बफर राज्य का मतलब बीच में एक राज्य हो जाना। अगर कोई बाहरी अटैक करे तो सबसे पहले बीच में जो एक बैरियर बनेगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? अवध। अंग्रेजों के लिए बफर का राज्य बना। अब अंग्रेज भारत में पूरी तरह से शासन स्थापित कर देते हैं और फिर यहां से शुरू हो जाएगी अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियां। और कितने तरह से शोषण करेंगे, हाँ इसे पीडीएफ से ही नोट कर लेना, इसको 2 पॉइंट है, बस पीडीएफ से नोट कर लेना। ठीक है, तो अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियां आ जाएंगी और फिर इंडिया शोषण करेंगे तो कौन सा कर लागू होगा? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम जिसे कहते हैं। हाँ, तो शाह आलम सेकंडी लिखा होगा ना, ये क्या द्वितीय लिखा है? द्वितीय लिखा तो है, ये क्या लिखा? शाह आलम सेकंड। मुगल राजा मतलब शाह आलम सेकंडी, शाह आलम सेकंड ऊपर लिखा तो है, फिर भी बेटा शाह आलम सेकंड वही तो मुगल बादशाह। ठीक, क्लियर सभी का? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए, किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।
बाकी पढ़ते हैं कल से। भू राजस्व व्यवस्था कैसी कैसी व्यवस्था होगी, कैसा कैसा क्या होगा, चलिए जल्दी पूछिए। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक, पहले थियरी तो पढ़ लो नीतीश जी। आसीन कहने ग्लैंड को हम कैप्चर कर सकते हैं, असंभव तो कुछ है ही नहीं फिलहाल तो। सात सौ जहाज सोने का ले जाएगा। एनडीए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक मेहनत ही है, जीवन भर मेहनत करना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो हमेशा चलता रहता है। प्रिजनर को कौन बंद किया था? कौन बंद किया था इसका कोई नाम नहीं है बेटा। ये आरोप जो लगाया गया था वो सिराजुद्दौला के ऊपर लगाया गया था, तो फिलहाल आपके दिमाग में कौन आना चाहिए? सिराजुद्दौला ने बंद किया था, ठीक है। शाह आलम नहीं था बेटा, बहादुर शाह सेकंड था, कल ही तो बताया था, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है बेटा। भैया थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू। आप पढ़ाते हैं तो कोई डाउट नहीं रहता शिवम, चलिए धन्यवाद। सिराजुद्दौला का कमांडर बता तो दिया, मीर जाफर लिखवा तो दिया, पूरा प्रॉपर सब कुछ तो लिखवा दिया है, बच क्या रहा। नवाब मीर कासिम मारे जाएंगे, मीर कासिम मारे जाएंगे, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, मीर कासिम का तख्ता पलट कर दिया जाएगा, फिर से मीर जाफर बन जाएगा नवाब। केजीएस में बड़े अच्छे टीचर आए हैं, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को सारे टीचर अच्छे लग रहे हैं, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। कोई बात नहीं भोला जी, पढ़िए अच्छे से, आराम से पढ़िए, अच्छे बच्चे हैं आप, कभी कभी अच्छे आंसर देते हो, अच्छा रिएक्ट करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक। हाँ, तो अच्छे से पढ़ोगे तो सारे टीचर आपको याद करेंगे। देखो बाकी बच्चे कितना अच्छा अच्छा आंसर देते हैं, तो घर वालों का नाम रोशन करना होता है, आप लोग अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। 3-4 महीने का गेम होता है, 3-4 महीने में आपने अच्छा कर लिया तो सिलेक्शन पाओगे, नहीं अच्छा करोगे तो फिर मामला खराब रहेगा। कुल मिला के 4 महीने का दौर होता है, 4 महीने में आपने अपने नाम किया या खराब किया ये मैटर करता है। आपका सिलेक्शन रिजेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप में से बच्चा 6 महीने लगातार मेहनत कर दिया, फाइनल सिलेक्शन लेकर के अपने मौज कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, और आप सोचोगे दोनों चीज़ें हो जाए, इंजॉय भी हो जाए और मेहनत भी ना करना पड़े, तो ये संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। फिर तो इसके लिए या तो बहुत बड़ी रियासत हो तब अलग बात है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।